जिम्मेदार और परिश्रमी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई और परेशानी कभी कभार आ सकती है, पर निकम्मे और गैर जिम्मेदार लोगों का पीछा जीवन भर नहीं छोड़ती। नारायण जी अपने बड़े बेटे गगन को समझा रहे थे, तुम बड़े होने के साथ साथ जिम्मेदार भी हो। मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाया और ये लोग भी तुम्हारे साथ अब तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, पर तुम संयम बनाए रखना। मेरी वसीयत से जो भी मिले स्वीकार कर लेना और हो सके तो मुझे नारायण जी बात पूरी करने से पहले ही शांत हो गए। गगन के हाथों में से उनके हाथ सरक गए। वो देवलोक जा चुके थे। आज पूरा 1 महीना ही हुआ था नारायण जी को गुजरे हुए। आज ही गगन अपनी पत्नी के साथ पुराने छोटे से घर में रहने के लिए आया था। मन में बेचैनी जरूर थी, पर दुख नहीं था। घर में सामान सही से लग चुका था। पत्नी दीपा चाय बना दे गई थी, सो गगन सोफे पर अधलेटा सा होकर थकान उतारते हुए चाय पी रहा था। नारायण जी के जाने से लेकर आज तक का घटनाक्रम उसकी आंखों में दौड़ लगा रहा था। गगन जब 2 साल का था कि मां गुजर गई। नारायण जी का जीवन असहज हो गया। गगन की देखभाल के लिए कोई नहीं था। काम वाली घर में खाना बर्तन और साफ सफाई तो कर जाती थी, लेकिन गगन की जिम्मेदारी लेने से उसने हाथ जोड़कर साफ मना कर दिया। नारायण जी का व्यापार अच्छा चल रहा था, पर अब वो न दुकान खोल पा रहे थे और न ही गगन को संभाल पा रहे थे। छोटे भाइयों के परिवार वालों ने भी कोई आत्मीयता नहीं दिखाई। मित्रों और शुभ चिंतकों की राय मानते हुए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। शीतला देवी गगन की दूसरी मां बनकर घर में आ गई। सब कुछ ठीक से चलने लगा। गगन की देखभाल के अच्छे से होने लगी, पर नियति कुछ और ही चाहती थी। अब गगन बड़ा होकर स्कूल जाने लगा था। नारायण जी खुश भी थे और निश्चिंत भी। तभी शीतला देवी ने आकाश को जन्म दिया। भाई के रूप में खिलौना पाकर गगन बहुत ही खुश हो रहा था, मगर शीतला देवी में अचानक परिवर्तन का भंडार फूट पड़ा। वो बात बात पर गगन को झिझकने लगी। कभी गुस्से में हाथ झटक देती तो कभी अलग धकेल देती। गगन की बाल सुलभ शरारतों को शिकायतों का पुलिंदा बनाकर नारायण जी के सामने परोसने लगी। वो भी कभी कभी गगन को डांट देते। अब वो सहमा सहमा सा रहने लगा। समय गुजरता गया। शीतला देवी ने एक और बेटे बादल तथा बेटी वर्षा को जन्म दिया। नारायण जी का परिवार भी उनके व्यापार की तरह बढ़ गया। रोज की शिकायतों ने बहस का और फिर चिटपुट झगड़े का रूप ले लिया। गगन पूरी तरह उपेक्षित होकर रह गया। ना तो वो इतना समझदार था और ना ही इतना साहस कि अपनी उपेक्षा का कारण माँ से पूछ सके या पिता नारायण जी को अवगत करा सके। गगन को वो सब अब उपलब्ध नहीं हो रहा था जो परिवार के अन्य बच्चे आकाश, बादल और वर्षा को आसानी से मिल रहा था। वो उदास रहने लगा, पढ़ाई में पिछड़ने लगा था। माँ और भाई बहन अपने साथ टिकने नहीं देते और पिता के सानिध्य से भी दूर ही रखा गया। नतीजा ये कि 10वीं की परीक्षा में असफल हो गया। फिर क्या था? माँ की डांट, उलाहने, भाई बहन के ताने और पिता झिड़कना चरम सीमा पर पहुंचने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब घर की खिचखिच का समाधान नहीं निकला तो नारायण जी गगन को अपने साथ दुकान पर लेकर जाने लगे। पढ़ाई छूट गई। गगन का बाल सुलभ मन नहीं समझ पाया कि माँ उसी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। उसकी नजर में माँ आज भी एक आदर्श माँ ही थी, जैसी स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है। पिताजी ने भी यही समझाया था कि माँ काम के बोझ से थक जाती है, इसलिए कभी कभी गुस्सा कर बैठती है। वो मान जाता और पुनः दुकान पर पिता का हाथ बटाने लग जाता। समय सरकने लगा। गगन पिता के व्यापार में सिद्धहस्त हो गया था। 27 बरस का हो गया तो नारायण जी को उसकी शादी की चिंता होने लगी। अब ढंग से पढ़ा लिखा होता तो कम से कम अच्छे और बराबरी वाले परिवार की पढ़ी लिखी तो मिल जाती। जब नारायण जी ने घर में जिक्र किया तो शीतला देवी मुंह बिचकाती हुई बोली, मेरे मुकद्दर में सुख है तो ही नहीं, वरना इतना लाड प्यार लुटाने के बाद भी पढ़ाई छोड़ दी। अब तो कोई गंवार अड़पन भले ही मिल जाए, समाज में मजाक तो हमारा ही उड़ाया जाएगा। नारायण जी सुन भी रहे थे और समझ भी। बचपन से लेकर आज तक गगन को लेकर जितनी शिकायतें की गई थी अब सब समझ आ गई थी। नारायण जी ने जल्द ही एक कठोर निर्णय ले लिया। दुकान के एक बहुत पुराने और ईमानदार नौकर
बलराम का चेहरा सामने आ गया। बलराम पैसे की तंगी से बेटी की शादी में होने वाली देरी से दुखी थे। आर्थिक स्थिति से परेशान बलराम की बेटी को नारायण जी ने अपने खर्च पर पढ़ाया भी था और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कराया था। बात मन को भा गई और बलराम की बेटी दीपा का हाथ गगन के लिए मांग लिया। घर में अब कोहराम मच गया। शीतला देवी, आकाश, बादल और यहाँ तक कि 14 साल की वर्षा भी सबको अपनी अपनी नाक अलग अलग करती हुई दिखाई दे रही थी। पर नारायण जी अपने फैसले पर अडिग ही रहे। विवाह संपन्न हुआ। दीपा बहू बनकर घर में आ गई। शीतला देवी पहले से ही गगन से कम ही बात करती थी, अब तो बिल्कुल भी बोलना ही बंद कर दिया। छोटे भाई बहन तो पहले से ही गगन को अपने स्टेटस का नहीं समझते थे। गगन और दीपा को घर के पीछे वाले हिस्से में बने कमरे और किचन में भेज दिया गया, जिसका दरवाजा पीछे वाली गली में ही खुलता था। मुख्य घर में आने जाने पर अब रोक टोक होने लगी तो गगन और दीपा का बाहर आना जाना पिछली गली के दरवाजे से ही होने लगा। शीतला देवी के तीनों बच्चों में रईसी के भरपूर लक्षण बचपन से ही पनप रहे थे, अब और भी मजबूत हो गए। आकाश अपने लिए एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करने के सपने देख रहा था तो बादल और वर्षा फिल्मों में कैरियर बनाने की जिद पर अड़े थे। आकाश अक्सर शराब के पैग लगाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनर की तरह बड़ी बड़ी बातें करते हुए घर में घुसता तो बादल सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते हुए अपने आप को किसी सुपरस्टार से कम ना समझता। वर्षा सारी दिन दुनिया से दूर सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी जी रही थी। नारायण जी ने आकाश को रोकने की कोशिश की तो घर में बवाल खड़ा हो गया और बंटवारा नाम का तूफान आ गया, फिर शांत ना हुआ। सब माँ बेटे एक तरफ और नारायण जी अकेले दूसरी तरफ। बंटवारे का मुख्य कारण गगन को ही ठहराया गया, जबकि गगन को सपने में भी भनक ना लगी। कई दिन तक जब कोई बात न बनी तो मन मारकर नारायण जी को हिस्सा बांट करने का निर्णय लेना ही पड़ा। रात को सब लोग बैठक में शामिल हुए। सबकी इच्छा को दरकिनार करते हुए नारायण जी ने गगन को भी बुला लिया था। अब क्योंकि पानी सिर से ऊपर हो गया था तो नारायण जी ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। तो अब सबके लिए ये जानना जरूरी है कि गगन मेरी पहली पत्नी से है और गगन को एक झटका महसूस हुआ। एक ही क्षण में शीतला देवी के व्यवहार का कारण समझ में आ गया। वो भौचक्का सा कभी अपने पिता नारायण जी को देखता तो कभी शीतला देवी को। अपनी भावनाओं को आहत पाकर भी गगन ने संयम बनाए रखना ठीक समझा और कानूनी तौर पर नारायण जी ने अपना फैसला जारी किया। उसकी सारी संपदाओं में आधा हिस्सा बनता है तो अब जबकि ये घर तुम्हारी माँ के नाम हमारी शादी से पहले ही कर दिया था तो गगन के लिए यह एक और झटका था। दरअसल शीतल देवी ने शादी ही इसी शर्त पर की थी कि उनकी आने वाली संतान का भविष्य सुरक्षित करना होगा। तो अब बाजार की दुकान पीछे वाला मकान गगन को देना चाहता हूँ। उसे अनुभव भी है और हक भी। नारायण जी ने फैसला जारी रखा। बाकी शहर के बाहर की जमीन और बैंक का सारा धन शीतला देवी के लिए है। नारायण जी ने अपना फैसला सुना दिया। सन्नाटा पसर गया। शीतला देवी बिना कुछ कहे उठकर चली गई। डैड, ये आपने ठीक नहीं किया, हमें मंजूर नहीं है। आकाश भी खड़ा हो गया। एक एक कर सारे बाहर निकल गए। गगन पिता की परेशानी समझ सकता था पर कुछ ना कह सका, ना कुछ कर सका। अगले दिन सवेरे ही शीतला देवी ने वकील बुलाकर नारायण जी के सामने पेश किया और उनकी इच्छा के विरुद्ध वसीयत लिखवा ली। भविष्य में फिर से कोई महाभारत ना हो, इसलिए नारायण जी ने शीतला देवी की हर बात मान ली और वसीयत पर हस्ताक्षर कर दिए। इस फैसले में गगन को सिर्फ 25 लाख रुपए देने की बात लिखी गई। ना मकान, ना दुकान और ना ही कोई जमीन। हस्ताक्षर करने के बाद नारायण जी बिना नाश्ता किए ही दुकान निकल गए। आज उनका मन और तबीयत दोनों ही ठीक ना थे। अंतर्मन में बहुत कुछ टूट गया था। रात को घर लौटने के बाद भी कुछ नहीं खाया। 2-3 दिन बाद ही बिस्तर पकड़ लिया और फिर ना उठ सके। गगन को आवाज देकर बुलाया और उसके सामने ही दुनिया छोड़ गए। गगन नहीं समझ पाया कि सब कुछ इतना जल्द कैसे हो गया। अभी
चिता ठंडी भी ना हुई कि शीतला देवी ने गगन के हाथों में 25 लाख रुपए पकड़ाते हुए 1 महीने में घर खाली करने का आदेश दे दिया। गगन भौचक्का सा होकर माँ की निष्ठुरता को देखता रह गया। आज पहली बार उसके आंसू छलक पड़े। तुमसे अलग होकर कहाँ जाऊँ माँ? गगन बोल पड़ा। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरा अपराध क्या है। शीतला देवी पूरी बात सुनने से पहले ही जा चुकी थी। बस महीने से पहले ही गगन ने एक छोटा सा पुराना मकान तलाश कर खरीद लिया और आज अपनी पत्नी दीपा के साथ इस घर में आ गया। चाय क्यों नहीं पी? कहाँ खो गए? दीपा की आवाज से गगन उचक गया। उसे विचारों के संपदा में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। कुछ नहीं दीपा, सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए गगन उठकर खड़ा हो गया और नहाने चला गया। दुकान हाथ से जा चुकी थी और मकान खरीदने के बाद पैसा भी नहीं बचा था। गगन के सामने रोजगार की समस्या आ गई थी। उधर बलराम और कुछ अन्य लोगों को भी आकाश और शीतला देवी ने दुकान से हटा दिया था। परिश्रमी और ईमानदार लोगों के लिए ईश्वर 1000 रास्ते खुले रखता है। गगन को भी रास्ता मिल गया। बाजार में ही परिचित दुकानदारों ने सहयोग से एक बंद पड़ी दुकान किराए पर मिल गई। पुराने व्यापारी जो नारायण जी को कपड़े की सप्लाई करते थे, उनके ही सहयोग से कुछ नगद कुछ उधार लेकर कपड़ा भर लिया। अपने ससुर और पुराने अन्य सहयोगियों को भी काम पर बुला लिया। बाजार वही था, लोग वही थे और प्रतिष्ठा भी वही थी, बस दुकान बदल गई थी। पर गगन और बलराम के पास सालों का अनुभव भी था, अतः महीने भर में ही व्यापार चल पड़ा। उधर शीतला देवी ने अपने छोटे भाई को मालिक बनाकर दुकान पर बैठा दिया था। रोजाना शाम को कभी शीतला देवी तो कभी आकाश दुकान पर जाते और दिन भर का हिसाब लेकर नकदी उठा लेते। परिश्रम किए बिना हाथ लगने वाला धन मनुष्य को उन्मादी और मग्न बना देता है, ऐसा नारायण जी कहा करते थे। हुआ भी वही। शीतला देवी के पुत्र और पुत्री तो पहले से ही हवा में उछल रहे थे, अब और ऊंची उड़ान भरने लगे। एक एक कर अलग अलग 2 गाड़ियां घर में आ गई थी। बड़े बड़े लोगों से अब अधिक उठना बैठना होने लगा था। अपने अपने सपनों के संसार की ओर दौड़ लगा दी। कोई बड़ी कंपनी खड़ी करने निकल पड़ा तो कोई फिल्म इंडस्ट्री की ओर। बिना मालिक के और धन की अधिक निकासी से दुकान की गति धीमी पड़ने लगी और खाली खाली सी दिखने लगी और आय का एकमात्र साधन ठप हो गया। पर किसी की उड़ान में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। ऊपर से एक और चमत्कार हुआ जो शीतला देवी के अरमानों पर पानी फेर गया। आकाश रोहिणी से शादी करके घर ले आया। तुम नहीं समझोगी माँ, रोहिणी एक सीए है और बहुत इंटेलिजेंट भी। आकाश ने माँ को समझाया, ये मेरी कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बहुत जल्द ही आप एक बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। तीर तो शीतला देवी के हाथ से पहले ही निकल चुका था, आज कमान भी हाथ से चली गई। अपना समूह लेकर शीतला देवी अवाक सी खड़ी रह गई। रोहिणी आते ही घर में फैल गई। अब घर की बैठक कंपनी के सिलसिले में होने वाली मीटिंग के लिए घेर ली गई। दूसरा बड़ा कमरा आकाश और रोहिणी का वर्कशॉप बन गया। एक पर्सनल बेडरूम तो चाहिए ही था, सो वर्षा और बादल का कमरा था ही, जो आजकल खाली रहता था। न चाहते हुए भी शीतला देवी को वर्षा और बादल का सामान अपने ही कमरे में रखना पड़ा। वैसे भी वो दोनों महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए ही घर आते थे। मुंबई में फ्लैट किराए पर लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के चक्कर लगाते रहते। कंपनी लगाने के लिए आकाश को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। शीतला देवी के पास बैंक में जरूरत का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा था, सो अब बंद सी पड़ चुकी थी। पैतृक दुकान और शहर के नजदीक वाली जमीन को बेचने का दबाव बनाया जाने लगा। अपने हाथ से सब कुछ फिसलता देख शीतला देवी ने भरपूर विरोध किया, पर एक न चली। आकाश अब बेहूदगी पर उतर आना चाहता था। दुकान बिकाऊ है का बोर्ड देखकर गगन के पैरों तले नीचे की जमीन हिल गई। फिर कुछ सोचते हुए अपनी दुकान पर चला गया। बलराम जी से सलाह मशवरा लेकर दुकान खरीदने का मन बना लिया। अभी इतना तो नहीं कमा पाया था कि दुकान की पूरी कीमत जुटा सके, तो बैंक से लोन ले लिया। कुछ ही दिनों में सब कुछ बिक गया। शीतला देवी का बैंक खाता भी खाली हो गया।
कंपनी उठाने का काम जोर पकड़ गया। संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों की घर बुलाकर आओ भगत की जाने लगी। बड़े बड़े होटलों में डिनर कराया जाता, महंगी महंगी बोतलों से सत्कार किया जाता। अब शीतला देवी को कोई ना कुछ पूछता और ना ही कुछ बताता। वो अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। बैठक या किसी और कमरे में आने जाने से डिस्टर्ब मत किया करो माँ कहकर मनाही कर दी गई थी। अपने अकेलेपन और सन्नाटे भरे कमरे में शीतला देवी के पास मुकद्दर को कोसने के अलावा और कोई काम नहीं बचा था। अपने स्वार्थ और लालचवश किया गया सगे और सौतेले का फर्क अब झकझोरने लगा। नतीजतन उदास, निराश और बीमार रहने लगी। कोई सुध लेने वाला पास नहीं था। कभी कभी आकाश डॉक्टर को ले आता था, पर क्योंकि खांसी और कराहट की आवाज से रोहिणी को परेशानी होने लगी तो शीतला देवी को घर के उसी पिछले हिस्से में पहुंचा दिया गया जहां कुछ दिन गगन को रहना पड़ा था। अब ना कोई सुनने वाला था और ना ही देखने वाला। खाना बनाने वाली सुबह शाम खाना रख आती और झूठे बर्तन उठा लाती। बादल और वर्षा भी महीनों से नहीं आए थे। समय कब और किसके लिए रुका है जो शीतला देवी के लिए रुकता। बीमारी बढ़ती रही और अब चलना फिरना तो दूर, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। एक दिन किसी पड़ोसी ने गगन को शीतला देवी के हालात से अवगत कराते हुए कहा कि वो तुम्हें याद करती हैं और अक्सर आंसू बहाती रहती हैं। जानता था कि एक दिन ये भी होकर रहेगा। गगन की आंखें नम हो गई। कुछ ही देर में वो शीतला देवी के सामने था। गगन को सामने आया देख उनकी रुलाई फूट पड़ी। कुछ बोल ना सकी, बस आंसुओं की धार बहती रही। चल उठ माँ, कुछ मत बोल, सब ठीक हो जाएगा, चल घर चल। गगन ने कुछ भी नहीं पूछा, सहारा देकर माँ को खड़ा किया और अपने घर ले आया। ये भी आपका ही घर है माँ जी? दीपा ने शीतला देवी को पलंग पर बिठाकर अपनी 4 महीने की बेटी को गोद में डालते हुए कहा, और ये है आपका खिलौना। मैं कितना निष्ठुर और लालची थी अपने अहंकार में। शीतला देवी ने दीपा का हाथ कसकर पकड़ लिया। सौतेले व्यवहार में सारे हक हिस्सा छीन बैठी थी मैं। मेरे पास शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। मुझे माफ कहते हुए फफक पर रो पड़ी। दुखी मत होना माँ, तेरी निष्ठुरता मेरे लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई। अगर पढ़ लिख पाया होता तो सगे और सौतेले में फर्क करना सीख गया होता। गगन पास में बैठता हुआ बोला, और रही बात हिस्से की तो अब तू मिल गई तो हिस्सा क्या, दुनिया का सारा खजाना मिल गया। दीपा चाय बनाकर ले आई। फिर सबने पहली बार एक साथ बैठकर चाय पी। दिन गुजर गए। आकाश की कंपनी का प्रोजेक्ट किसी झंझट में फंस गया। सरकारी अधिकारियों और नेताओं की अनुचित और अनैतिक मांगों को पूरा न कर पाने की स्थिति में सारा पैसा ही डूब गया। बर्बाद होने की स्थिति में मां को ढूंढता हुआ आकाश गगन की दुकान पर पहुंच गया। नशे की हालत में ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गगन जानता था कि आकाश पैसा बर्बाद कर चुका है। उसने उठकर सबके सामने ही 2 झन्नाटेदार तमाचे आकाश की कनपटी पर जड़ दिए और बोला, ना मैं दुष्ट था और ना हूँ, पर ये बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए। पहला तमाचा पिताजी की दुकान और प्रतिष्ठा बेचने के लिए था और दूसरा माँ को घर से निकालने के लिए। वैसे ये काम पिताजी या माँ को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, पर अफसोस ये भी तुम्हारे भाग्य में नहीं था। अगर अभी भी थोड़ा सा लिहाज बचा हो तो शाम को अच्छे बेटे की तरह घर पहुंच जाना। माँ मेरे ही घर में है। गगन ने कॉलर पकड़कर घर की ओर इशारा कर दिया। रात को गगन जब घर लौटा तो आकाश और रोहिणी को किसी अपराधी की तरह नजरें झुकाए बैठे पाया। गगन को आता देख आकाश उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। उठो, होश में आ जाओ। और कल गगन ने आकाश के सिर पर हाथ फिराते हुए कठोरता बरकरार रखी। कल से समय पर दुकान खोल लेना। आज भी दुकान अपनी है दीपा के नाम। 10 साल तक लगातार ईमानदार बनकर मेहनत से नौकरी करोगे तो तुम्हारी दुकान तुम्हें फिर से वापस दे दी जाएगी। और हाँ, गगन कपड़े बदलते हुए बोला, उस गधे बादल और पागल लड़की को भी बोलो कि सुपरस्टार बन गए हो तो अब घर वापस लौटे। घर की नाक कटाकर नाम नहीं कमाया जाता। अब बस भी करो। दीपा बीच में बोल पड़ी,
कल तक तो घर बिखरने की चिंता में सोते तक नहीं थे और अब जब संवरने चला है तो सुनाते ही चले जा रहे हो। पास में बैठी शीतल देवी के आंसू बरस पड़े, कुछ खुशी के और कुछ पश्चाताप से। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।